अगर एक चेंबर के अंदर रेयरिफाइड हाइड्रोजन रखा जाए और उसे एक्साइट किया जाए, मे बी उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करके अगर उसे एक्साइट किया जाए तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हर तरह का वेवलेंथ नहीं रहता है, बल्कि कुछ खास कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का ही वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है। अगर इसे स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया जाए तो जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अलग अलग वेवलेंथ का, वो इस तरह से स्प्लिट कर जाता है। इसे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस एमिशन स्पेक्ट्रम को हम बोर के पॉस्टुलेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोर का जो पहला पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आर्बिट्ररी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही वो रिवॉल्व करता है। बोर का जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो ये बताता है कि किस तरह का प्रॉपर्टी होगा उन ऑर्बिट्स का। बोर का सेकंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट, लेट अस से nth ऑर्बिट की अगर बात करें, सो nth ऑर्बिट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2π। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है। सो वो एनर्जी होता है नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट जो है यहाँ पर n का वैल्यू होता है 1, सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू होता है 2, थर्ड ऑर्बिट में n का वैल्यू होता है 3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूला से, जो कि बोर के सेकेंड पॉस्टुलेट से आता है, इस फॉर्मूला से हम अलग अलग ऑर्बिट के एनर्जी को पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो पता कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, दैट मीन जहाँ n का वैल्यू 1 होगा, उस केस में जो एनर्जी हमें मिलेगा वो होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड ऑर्बिट जो होगा, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगा वो होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो हो जाएगा नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए नेगेटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए नेगेटिव 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। इस तरह से फाइनली जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो जाएगा कंप्लीटली एटम से, उस केस में उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ से इस फिगर से इसे एनर्जी लेवल कहा जाता है, अलग अलग एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन एटम के लिए। सो एनर्जी लेवल्स, सो इस एनर्जी लेवल के इस स्ट्रक्चर से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोर का थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर किसी भी एक ऑर्बिट से, लेट अस से एस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में आता है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो फिर ये यहाँ से फोटॉन रिलीज करता है। ऑब्वियसली वही फोटॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमें लाइन के तौर पे वो दिखेगा। तो ये फोटॉन जो रिलीज करता है, इस फोटॉन का जो एनर्जी होता है, ऑब्वियसली फोटॉन का एनर्जी को हम h विच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बोर का थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि ये एनर्जी होगा इस लेवल का जो एनर्जी है, लेट अस से दैट इज़ E3, और फाइनली जिस ऑर्बिट में आया उसका एनर्जी लेवल E2, मतलब जिस एनर्जी लेवल से आया E3 और जिस एनर्जी लेवल पे आया इलेक्ट्रॉन, दैट इज E2, इन दोनों का डिफरेंस E3 माइनस E2। ये बोर का थर्ड पॉस्टुलेट है, यहाँ से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, दैट मीन इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फिर यहाँ से जो फोटॉन रिलीज होता है वही फोटॉन हमें इस जगह पे दिखता है। फर्स्ट जो ग्रुप है यहाँ पर दिखता है, इस फर्स्ट ग्रुप को लीमन सीरीज कहा जाता है। इस जगह पे आप देखें, ये सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो इस केस में ये जो फोटॉन रिलीज करता है वही फोटॉन्स यहाँ पर आता है। थर्ड ऑर्बिट से
फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आए तो उस एनर्जी डिफरेंस को जब ये रिलीज़ करेगा फोटोन के तौर पे, तो वही फोटोन इस जगह पे आता है। एंड सिमिलरली आगे के ऑर्बिट से जब आता है तो हमें नेक्स्ट लाइंस दिखता है। यहाँ पर फाइनली ये जो एनर्जी लेवल्स है, हायर एनर्जी लेवल्स जो है, ये बहुत क्लोज्डली पैक्ड होता है, बहुत करीब करीब होता है। इसीलिए हायर ऑर्बिट से, बहुत ज़्यादा हाई ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है, चूँकि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर जो लाइंस बनता है, ये लाइंस भी बहुत 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 क्लोज्डली पैक्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर एक मोटे से बैंड के तौर पे इसे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर बहुत सारे लाइंस हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, सेकंड एनर्जी लेवल पे आता है, तो उस समय जो रिलीज़ होता है फोटोन, वही यहाँ पर हमें सेकंड ग्रुप के तौर पे दिखता है। इस केस में दैट मीन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो फोटोन रिलीज्ड होता है वही फोटोन हमें यहाँ पर दिखता है। फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में आते हुए जो ये फोटोन रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें इस जगह पे दिख रहा है। इस सीरीज़ को बामर सीरीज़ कहा जाता है, बामर सीरीज़। तो हम कह सकते हैं हायर ऑर्बिट से जब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है हाइड्रोजन के केस में, तो उस समय जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, वो जो फोटोन रिलीज़ करता है, उसके कारण जो स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप बनता है, उसे बामर सीरीज़ कहा जाता है। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जाए, जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आता है, तो फिर उस केस में हमें जो ग्रुप मिलता है स्पेक्ट्रल लाइन में, इसे पाशन सीरीज़ कहा जाता है। इसी को पाशन सीरीज़ कहा जाता है। और जब हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये जो फोटोन रिलीज़ करता है, उसके कारण यहाँ पर जो ग्रुप बनता है, इसे ब्रैकेट सीरीज़ कहा जाता है। तो इसे इस तरह से बोर के पॉस्टुलेट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखिए, हम यहाँ से रिडबर्ग कांस्टेंट जो है, इसका वैल्यू भी पता कर सकते हैं। बोर के सेकंड पॉस्टुलेट से हम आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लिए, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, उस एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो हमने बोर मॉडल पार्ट 2 वाले वीडियो में जो हमने डिराइव किया था। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं और ये सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि लेट अस से कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में। n2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ये E2 है, और n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है ये E1 है। मतलब E2 एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी लेवल पे आ रहा है। E2 हायर एनर्जी लेवल है और E1 लोअर एनर्जी लेवल है। तो इस केस में ये जो फोटोन रिलीज़ करेगा, उस फोटोन के लिए हम कह सकते हैं h इंटू प्लांक्स कांस्टेंट इंटू उसका फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू उस फोटोन का एनर्जी। और बोर का थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि वो एनर्जी बराबर होगा इन दोनों एनर्जी लेवल्स के जो डिफरेंस होगा उसके। अब यहाँ से हम E2 का वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में देखें, तो E2 का वैल्यू हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव m विच इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एलिमेंट्री चार्ज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट विच इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका स्क्वायर। और n के जगह पे अब हम लोग n2 लिखेंगे। E2 के केस में जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ ऑर्बिट नंबर विच इज़ n2, तो यहाँ पर हम n2 लिखेंगे, n2 का स्क्वायर और प्लांक्स कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये तो E2 का वैल्यू हो गया, माइनस E1, सो माइनस नेगेटिव ऑफ दिस वन, तो उसी को हम प्लस कर सकते हैं, प्लस m इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब की बार E1 के केस में, ये जो E1 वाला एनर्जी लेवल है, उस केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर है वो n1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। अब देखिए, यहीं से आगे हम कह सकते हैं कि h न्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ से कुछ चीज़ें हम अगर कॉमन ले ले, m ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू h स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस जगह पे हम रिडबर्ग इक्वेशन बनाना चाहते हैं इसे, तो रिडबर्ग इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा मिलता है। इस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमें पता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू लैम्डा विच इज वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन इनटू उसका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 ओवर लैम्डा दैट इज इक्वल टू न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म अगर हमें यहाँ पर लाना है तो इक्वेशन के दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय सी प्लांक्स कांस्टेंट से, 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू प्लांक्स कांस्टेंट। तो ऐसा जब हम करेंगे तो h न्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय सी एच, जो कि बन जाएगा न्यू डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि h और h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे h न्यू, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाय सी एच से। सो अगर इस साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाई सी एच, तो इस साइड में भी हमें उसी को मल्टीप्लाई करना होगा। सो m e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h टू द पावर 3 हो जाएगा ये, और उसके साथ हम c स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर यही जो चीज़ है, यही चीज़ रिड्यूस हो जाएगा, h और h कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, और न्यू डिवाइडेड बाई c, न्यू डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो इसी चीज़ को हम 1 ओवर लैम्डा कहेंगे। सो 1 ओवर लैम्डा के लिए हमें ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला एक्सप्रेशन मिला, और हमें पता है कि ये जो है ये रिडबर्ग इक्वेशन है। सो दिस इज रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन में ही हमें 1 ओवर लैम्डा का वैल्यू मिलता है। रिडबर्ग इक्वेशन ये बताता है कि कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन हो, उसके लिए जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ ये वाले फार्मूला से रिप्रेजेंटेड हो सकता है, इस तरह के फार्मूला से। और वहाँ पर हमने रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि ये वाला पार्ट जो है जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि रिडबर्ग इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हमें मिलता है। रिडबर्ग इक्वेशन ये कहता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें मिलता है 1.09677 पर मीटर। और रिडबर्ग ने भी एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू, इस कांस्टेंट का वैल्यू पता किया था, और ये वैल्यू निकल के आया था 1.09677 पर मीटर। वैसे ये काम बामर ने किया था पहली बार, फिर रिडबर्ग ने उस काम को आगे बढ़ाया था। अब ये तो बोर का जो मॉडल था, इस पे अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि बोर का एटॉमिक मॉडल कैसा है और बोर ने जो पॉस्टुलेट्स दिया था वो क्या क्या था। लेकिन यहाँ पर एक पजलिंग पॉस्टुलेट ये है, बोर का सेकंड पॉस्टुलेट, जो ये कहता है कि nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था बोर ने। यही आगे चल के डे ब्रॉय ने जब मैटर वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जब उन्होंने कहा था कोई भी बॉडी जिसके पास मोमेंटम होगा उसके पास एसोसिएटेड एक वेव होगा, एक वेव प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएटेड होगा, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमने ये देखा था कि डे ब्रॉय ने क्या कहा था। तो डे ब्रॉय का जो वो हाइपोथेसिस है, वहाँ से फिर आगे चल के डे ब्रॉय ने ये एक्सप्लेन किया कि बोर का सेकंड पॉस्टुलेट जो है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।